तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में अब जो आपके अपकमिंग एग्जाम है 2024 के बोर्ड के, उसमें 95 से ज़्यादा परसेंटेज कैसे स्कोर करें। ठीक है, ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया है और बहुत डायरेक्ट वे में, आपको घुमा फिरा के नहीं कि आपको समझ आ जाए, बहुत कम शब्दों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स देखने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 6 पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इंटरेक्शन विद समवन। मैं आपको किसी एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जो इस जर्नी में हमेशा आपके साथ रहेगा और किसी भी टाइम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर आपकी ट्यूनिंग इस पर्सन से बन जाती है, आप इसको मतलब कोऑर्डिनेशन आप इसके साथ बिठा लेते हो या इसको मना लेते हो 95% लाने के लिए कि आपकी हेल्प करे, तो आई प्रॉमिस 100% गारंटी कि 95+% आपके आएंगे अगर आप इस पर्सन को जिससे मैं मिलाऊंगा उसको कन्विंस कर लेते हो। नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इस जर्नी के दौरान आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। मैंने इसमें कैटेगराइज किया है चीज़ें कि कौन से, अगर आप 30 to 40% है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, 40 to 70 है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। इवन अगर आप 90+ ऑलरेडी हो, आपके 90 to 93 ऑलरेडी आते हैं, तो आपको फिर क्या रेफर करना चाहिए। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया। फिर देख लेते हैं अगला, हाउ टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उनको अप्लाई कहाँ पे करें। हमको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए कि हम उन पे अप्लाई करें। उन क्वेश्चंस पे अगर हमारी कोई मिस्टेक्स हैं तो टीचर हमको बताए। तो सब के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल नीड होगी, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा कि साइंस में भी आपने कोई थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ लिया, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सीख लिए, उनको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे कि एक गलत हुआ उस टाइप का एक और हो जाए, वो भी गलत हुआ एक और हो जाए, मतलब हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन, ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट है रिवीजन। भूलने की हैबिट का सॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स की। सर हम पढ़ते हैं बट फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका भी एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि ऐसा करना चाहिए कि मैं पॉसिबल हो ना हो बट कहने के लिए कह दूंगा ना। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ पॉसिबल है मैं वही सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। ठीक है। फिफ्थ है मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टाइम कि सर हम स्टडी टाइम टेबल बना लें और प्रिपरेशन स्टार्ट भी करें। 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक तो मेंटेलिटी मेंटेन रहती है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है, उसके बाद वही पहली चीज़ें आलस आने लग जाता है या चीज़ें कंटिन्यूसली तुम नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो उसका भी सॉल्यूशन है कि आप लॉन्ग टर्म तक कैसे मोटिवेटेड रहें, ये चीज़ों को कैरी ऑन करें। कब तक? जहाँ तक हमारा टारगेट है बोर्ड के एग्जाम तक। और एट लास्ट, अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम इंपीरियल एजुकेशन। जी हाँ, एक गिफ्ट है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो लास्ट में आपको पता पड़ेगा, एक गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, तो स्टे ट्यून। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरेक्शन विद समवन। मैं इस पॉइंट के दौरान आपको एक पर्सन से मिलाऊंगा जो 95% आपने टारगेट किया उसको अचीव कराने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप इस पर्सन से अपनी ट्यूनिंग बैठा लेते हो या इसको मना लेते हो कि इस जर्नी में ये आपका साथ दे, और वो पर्सन है ये। ना वीडियो ख़राब नहीं हुई है बेटा, वीडियो सही चल रही है। इसके अंदर देखो, स्क्रीन के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है, आपकी ही शेडो। जी हाँ, वो पर्सन आप ही हो बेटा। अगर आप अपने आप को मना लेते हो कि जो आपने टारगेट किया है चीज़ 95%, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उसको एक्चुअल में तुम अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको कितना ही अच्छी तरह से गाइड कर लूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको कितने ही अच्छे रिसोर्सेज बता लूँ, मैं आपको कितने ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बैंक दे दूँ, जब तक आप खुद नहीं प्रिपेयर होगे मेंटली कि आपने जो टारगेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो मुझे 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे खुद को नहीं प्रिपेयर करोगे तब तक हम कुछ भी कर लें सब मीनिंगलेस है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो जर्नी लगेगी उसमें आपका मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप रेडी हो तो गुड। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, मैं इसको ना रिसोर्सेज भी लिख सकता था क्योंकि मुझे बुक्स के बारे में ही बताना है ना कि कौन सी फॉलो करनी है, तो मैंने इसमें लिमिटेड क्यों लिखा। ये लिमिटेड मैंने इंटेंशनली लिखा। इसका मतलब समझो, मतलब मेरा ये मानना है, मेरा क्या इवन आप सभी का होगा, और नहीं है तो बेटा यही सच है, मानो इसको। एक बुक को 10 बार पढ़ोगे आप, किसी एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हो, है ना। और सेकंड है कि 10 बुक हैं, ऐसे 10 बुक हैं, उनको एक एक बार पढ़ रहे हो, तो आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से आई होगी। एक बुक 10 बार पढ़ी तब ये वाली आई होगी, या ये सारी बुक एक एक बार पढ़ी हैं ये। डेफिनेटली ये, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से चीज़ें क्या होती हैं, टेस्ट पे हो जाती हैं और वो फील होने लग जाती है कि हाँ ऐसा है तो क्यों है। हर एक कॉन्सेप्ट ना ऐसे नहीं होता कि सिर्फ समझने का है, फील होने लग जाता है जब उसकी तुम ज़्यादा रिपीटेशन करोगे।
तो लिमिटेड रिसोर्स तुम समझ गए, हर एक जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। ये मत रखना कि 2-3 तो सोर्स बुक ले लिया तुमने और क्लास के नोट्स ले लिए हैं, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। ठीक है, कोई एक रिसोर्स रखो, एक रखो या मैक्सिमम 2 रखो, बस उससे ऊपर नहीं। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसमें मैंने जो रिसोर्सेज बताए हैं वो मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं कि अगर आप 50 to 70% आते हैं तो आपको अलग अलग रिसोर्स हैं। ठीक है, 70 to 90 आते हैं तो अलग है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 50 to 70। आधे से ज़्यादा क्लास 10th की जनता इसके बीच में फंसती है, 50 से 70% के बीच में ही रहती है। अगर आपके 50 to 70% आते हैं ना बेटा, तो एक बात पक्की है, आप पढ़ते तो हो, और आपने जब NCERT पढ़ी है ना, आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ी। अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ो ना तो 70-90 चले जाओ। इट मीन्स हमने पढ़ा तो है, क्योंकि अगर आप NCERT को ना पढ़ते तो आपके तो 50 भी नहीं आते। इट मीन्स आपने पढ़ा तो है बट इतनी क्लियरिटी से नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 50 to 70 के बीच में हो तो सबसे पहले आपको NCERT को बहुत अच्छे से क्लियर करना है धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद करना है NCERT के एग्जाम्पल्स। ऊपर तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, अगले पॉइंट में करना है NCERT के एग्जाम्पल्स। जब तुम NCERT के एग्जाम्पल्स और NCERT कर लेते हो दोनों अच्छे से, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आता है कि चेक करने का जो आपने पढ़ा है वो सही है या गलत। वो पता पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, और प्रीवियस ईयर भी किसके करने हैं तुम्हें, लास्ट 5 ईयर्स के। बस इतना इनफ है आपके लिए। आप 70 से 90 पहुंच जाओगे अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे। आपको 90 से आगे पहुंचना है, मैं वो भी बताऊंगा। देखो, सेकंड कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 70 to 90 वाले। अगर आप 70 to 90 वाले बच्चे हो तो आपकी NCERT बहुत अच्छे से क्लियर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, आपको NCERT अच्छे से आती है, आपने उसके एग्जाम्पल्स भी कर रखे हैं। 90 तक आए हो तो बेटा इतनी तो मेहनत तुमने करी है, गुड उसके लिए। और थर्ड, NCERT आपको अच्छे से आती है, एग्जाम्पल्स भी आपने कर लिए हैं, तो अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एग्जाम्पलर करना। NCERT की एक बुक आती है एग्जाम्पलर, वो क्वेश्चन बैंक टाइप ही है। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन बैंक टाइप। आपको ये बुक फॉलो करनी है। ये बुक अगर आप डायरेक्ट उठा लोगे ना फिर आप तो फंस जाओगे इसमें। सबसे पहले आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर करनी है और फिर एग्जाम्पलर उठानी है, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू होना अच्छे से। उसके बाद आपको भी यही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से? लास्ट 5 ईयर के। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे लिखते हैं इस कैटेगरी को, थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जो क्रीम लेवल पे हैं, यानी 90+। अगर आपके ऑलरेडी 91, 92, 93 इतने परसेंटेज आते हैं बेटा, तो ये सारे काम जो मैं करने को बोल रहा हूँ ना आप कर चुके हो। ठीक है, जाने अनजाने में समटाइम्स ऐसा होता है, सर हमने एग्जाम्पलर तो नहीं पढ़ी बट कहीं ना कहीं से तुमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना, तो तुम इसलिए 90+ ऑलरेडी हो। तो आपको क्या करना है, आपको अभी वर्क करना है सिर्फ मॉक टेस्ट पे। जितने ज़्यादा हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। टीचर से बात करो कि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी 90 से 100 तक का सफ़र हम कैसे कवर करें। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। बस जब एक बार ये आ गई, आपको बार बार नहीं करनी। 1-2 बार आप कर चुके अच्छे से आगे, अब आपको क्या करना है, 90 से 100 तक का सफ़र करने के लिए मॉक टेस्ट देने हैं जितने ज़्यादा हो सके। और मॉक टेस्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ टेस्ट देना, उसको एनालाइज भी करना है कि मैंने ये टेस्ट दिया है, इसमें कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो मुझसे नहीं हो रहे। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्री बोर्ड जो होते हैं उनको कैसे टैकल करें। बट अभी आप समझो, आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। इस फोर्थ कैटेगरी वाले के लिए मैं क्या बताऊं। देखो बेटा, अगर आपका पास होना मुश्किल है ना, पास होना भी मुश्किल है, मतलब आप 33 तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, NCERT इसके क्वेश्चंस को बार बार करो। कोई एग्जाम्पलर नहीं करनी, कोई सोर्स बुक नहीं करनी, कोई प्रीवियस ईयर नहीं करने। हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ पास होना। अभी 33 भी आ गए तो इनफ है, पास होना टारगेट है अभी सबसे पहले। तो आप सिर्फ NCERT करो, एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो कोई, ठीक है, जो तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। और जो ये सबसे बड़ी मिथ है ना, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
इंपॉर्टेंट नाम की चीज होती नहीं है। एग्जामिनर है क्या वो जो पेपर बनाएगा, वो एग्जामिनर है ना, उसके साथ मजाक थोड़ी चल रहा है कि तुम गेस कर जाओगे क्या क्वेश्चन आएंगे। नहीं बेटा, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी पूरी डिटेल में, तो जाके आप पास हो जाओगे। अदरवाइज बहुत रिस्की मैटर है, आप बिना एनसीईआरटी कुछ और पढ़ने निकल जाओ ना 33% भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो लिमिटेड रिसोर्स थे मैंने आपको बता दिए बेटा। और सभी के लिए एक कॉमन चीज़ बताऊं तब भी आपका हो जाए, तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपका ग्राफ इंप्रूव होगा मार्क्स का। ठीक है, तो टेस्ट पे फोकस करो। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपने जितने रिसोर्स थे पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, थ्योरी पढ़ ली। आप क्या करो, अब उनको करो अप्लाई। कहाँ पे? हो रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बैंक ले लो या सीट्स वगैरह ले लो, अब उसका पहला क्वेश्चन उठाओ, वो मान लेते हैं 1 मार्क्स का है, ठीक है, उसका आंसर लिखो, लिखे। और जिस भी आप टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, किसी ट्यूशन पढ़ते हो, पास में कोई दीदी भैया हो या कोई जो भी टीचर आपको पढ़ाता हो, उससे चेक कराओ, सर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, मैंने ये आंसर लिखा है, क्या इस क्वेश्चन के लिए इतना लिखना सफिशेंट है? क्या मेरा वे ऑफ राइटिंग ठीक है? क्या जो इसका आंसर है मैं वही लिखना चाह रहा हूँ? समटाइम्स होता ये है कि हमको आंसर पता होता है हमारे दिमाग में, बट हम जब उसको लिख रहे होते हैं तो हम लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो तो कन्वे नहीं हुआ उस आंसर में, है ना। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, उनको लिखना होता है, अंडरलाइन भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो टीचर्स आपको गाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट आ गए, अब तो निपटा देंगे क्वेश्चंस, ना बेटा ना। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करके जानी है आपको, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होएगी। मान लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे चैप्टर ले लेते हैं कोई, साइंस का चैप्टर आपका कौन सा वही ले लेते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस आपने पूरा पढ़ लिया। अब लाइफ प्रोसेस में हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन ले लेते हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि भाई ब्रीदिंग क्या होती है, तुम बोलोगे इनहेल, मतलब इन, ऑक्सीजन का इन, और आउट करना, ये ब्रीदिंग होती है। बट इसको लिखोगे कैसे? इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख लिख के अपने टीचर को चेक कराना होगा कि सर मैंने ये क्वेश्चन था, ये आंसर लिखा है, क्या ये सफिशेंट है, क्या मैंने सही लैंग्वेज यूज़ करी है, क्या मैंने वर्ड्स इनफ यूज़ करे हैं, वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखा है, या मुझे कहाँ डायग्राम बनाने की नीड है, कहाँ नहीं। ये सब किससे होगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उनके आंसर लिखो, और लिख के घर पे ही मत बैठो क्वेश्चन पढ़ा खुद नहीं आंसर लिख लिए। उसको किसी ऐसे पर्सन जो इस चीज़ की नॉलेज रखता हो उससे जाके चेक भी कराओ कि सर देखना मैंने ये लिखा है, ये सही है, तो वो आपको करेक्ट करेगा। और ओपन टू फीडबैक रहो हमेशा, कि आपने कुछ किया है, अगर वो गलत है तो सामने वाला बोले कि हाँ बेटा इट इज़ रॉन्ग, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये गलत है, इसको अब इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करके जानी होगी। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिवीजन या भूलने की हैबिट का सॉल्यूशन। जल्दी से एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिवीजन या भूलने की हैबिट का सॉल्यूशन। बेटा एक बात तो फिक्स है कि मार्क्स पढ़ने से नहीं आते, पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आते हैं तो किससे आते हैं? रिवीजन से। ये एकदम सच बात है। आप एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ, उससे समझना। आप इन 5 लोगों से मिलते हो, ठीक है, ये 5 लोग हैं, इनसे आप मिलते हो, आज मिल लिए, अब ये पाँचों कहीं बाहर चले जाते हैं आपकी नज़रों से दूर। अभी आपको 4-5 मंथ बाद आते हैं आपसे मिलने। क्या आप अभी तक इनसे सिर्फ 1 टाइम मिले हो, ठीक है, उसके बाद कभी नहीं मिले, और 4-5 महीने बाद ये दोबारा आपसे मिलते हैं, तो आपको इन सब के नाम याद होंगे? 5 के? बी ऑनेस्टली बताना, याद होंगे? नहीं। 1-2 के होंगे, किसी कैसे लगेगा अरे आर से कुछ था, बट एक्चुअल में इनके नाम क्या थे वो तुम्हें याद नहीं होंगे। और नंबर 2 सिनेरियो क्या है कि अब ये 5 पर्सन है, अगले 5, ठीक है, ये आप इनसे पहली बार जब भी मिले होंगे, किसी भी पर्सन से पहली बार तो मिलते ही है ना, पहली बार मिले, बट ये आपके फ्रेंड बन गए, फिर इनसे आप दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, चौथी बार मिले, 4-5 बार आप इनसे मिले, घूमने गए, टाइम स्पेंड किया, ठीक है, एक अच्छा बॉन्ड बना लिया। अब जब तुम इनसे 5-6 बार मिल लिए हो, इन 5 जनों से, अब ये कहीं बाहर चले जाते हैं और 5-6 महीने बाद आते हैं आपसे मिलने। क्या तुम्हें इनका नाम याद होगा? बताओ, इन 5 का नाम याद होगा? ये वो पर्सन है जिससे तुम सिर्फ 1 टाइम मिले हो, ये वाले वो पर्सन है जिनसे तुम 4-5 बार मिल चुके हो।
ठीक है, टाइम स्पेंड किया इनके साथ तुमने, तुम्हें इन दोनों में से, दोनों सिनेरियो में किसके नाम याद होंगे, इसके या इसके? डेफिनेटली इसके। क्यों? क्योंकि सर इनके साथ हमने टाइम बिताया है, इनके नाम याद होंगे आपको। सेम चीज आती है आपके टॉपिक पे बेटा। आप एक टॉपिक को आज पढ़ते हो और फिर सोचते हो कि देख लेंगे एग्जाम में ही। अब सिर्फ ये कहाँ पे आ जाता है, पेपर में कह लूँ या फिर एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन आपने आज पढ़ा, उसके बाद कभी रिवाइज ही नहीं किया, सिर्फ एग्जाम में आएगा। क्या तुम 100% इसका करेक्ट आंसर लिख पाओगे? और एक नंबर 2 सिनेरियो है, एक क्वेश्चन है जिसको आपने एक बार पढ़ा, फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा। जैसे ये दोस्तों से 4-5 बार मिले ना तुम, इनसे तुमने ऐसे 3-4 बार मिलके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। तो तुम्हें इसका अच्छे से लिख पाओगे या इसका? डेफिनेटली इसका नहीं लिख पाओगे, इसका लिख पाओगे। किसी भी चीज को रिवीजन करना मतलब कि उसके टच में रहना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें अपने दिमाग में उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है। तुम ऐसे सोचो, आप इस दुनिया में कितने ही लोगों से मिलते होंगे, आज सुबह भी कितनों से मिले होंगे या कल इवनिंग में भी मिले होंगे। क्या उनके आपको नाम याद हैं? कुछ लोग आते हैं, मिलके जो काम होता है हम कर लेते हैं और वो चले जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते। बट हाँ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जैसे बचपन के भी कोई दोस्त होंगे, बचपन में हमारे फ्रेंड थे, उनसे हम 5-6 बार मिले होंगे या 1 साल तक क्लास में पढ़े हैं, हमें आज तक उनकी हर एक चीज याद है कि उसको की क्या हैबिट थी, वो कैसे कपड़े पहनता था, क्या करता था, हर एक चीज याद है। सब चीज है पूरा गेम रिवीजन का, क्योंकि वो फ्रेंड हमसे रोज मिलता था, तो जो चीज वो हैबिट थी ना उसकी, वो हमें रिवाइज हो जाती थी कि भाई इसकी हैबिट है। कोई पर्सन है, किसी की कुछ हैबिट है, वो बस तुमसे एक ही बार मिला आज तक, क्या उसकी हैबिट तुम्हें याद रहेगी? नहीं नहीं नहीं। तुम समझे रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई चीज बार बार तुम्हारे सामने आती है तो वो तुम्हारे दिमाग में क्या करती है, परमानेंट जगह बना लेती है, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रख पाओगे तुम उसको। ओके, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। बट सर हम रिवीजन तो करते हैं, अगर आप ऐसा सोचो सर हम रिवीजन तो करते हैं बट फिर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा। देखो श्री कृष्ण भगवान ने भी ऐसे कहा है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो तुम करो ना कर्म, कर मतलब तुम एक्शन करो, तुम रिवीजन करो, बस भूल जाओगे फिर से कर लो, फिर भूल जाता हूं सर फिर से कर लो। तुम सिर्फ काम पे ध्यान दो, कर्म करो। तुम भूल रहे हो भूलने दो, भूलना तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसकी चिंता क्यों करें? जो हमारे कंट्रोल में, रिवीजन करना वो हम करेंगे। भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, हर दुनिया में हर एक आदमी भूलता है। चलो मैं तुम्हें कंडीशन देता हूं, अगर कोई ऐसा चीज आ जाए कि अगर तुम उसको अप्लाई कर लो और फिर तुम कभी कुछ नहीं भूलोगे, तो क्या लगता है तुम्हें, वो अच्छी बात होगी? बहुत खराब बात। लोग तो, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा। होता है ना ऐसे कि यार मैं पूरी कोशिश करता हूं उसे भुलाने की, भूल नहीं पा रहा। लोग इस बात से परेशान है कि मैं भूल नहीं पा रहा, तुम इस बात से परेशान हो कि मैं भूल जाता हूं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं वो अच्छी बात है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। बट हाँ, स्टडी में हमें रिटेन करना जरूरी होता है। उसको क्या करेंगे हम, रिवीजन के साथ अपने दिमाग में परमानेंट फिट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसको बार बार क्या करो, रिवाइज करो। भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं भी भूल जाता हूँ, आपके टीचर भी भूल जाते होंगे, बट हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी रिवीजन करते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म तक हमें चीजें रिटेन रह जाती हैं। तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम किसी ऐसे उसमें मत बैठो उम्मीद में कोई तुम्हें इतनी भयंकर तरीका बताएगा कि तुम चीजें कभी ना भूलो। कोई भी तरीका नहीं है, चीजें तुम लर्न करोगे, भूलोगे, नेचुरल प्रोसेस है। उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवीजन। तो ज्यादा मत सोचो, रिवीजन करो। ठीक है, जो 5th पॉइंट है वो है मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टाइम। इस हम हर एक चीज करें प्लान और एक्शन भी लें चीज़ों के लिए, बट हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़े दिन पढ़ते हैं, फिर से जोश कम हो जाता है और फिर से पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या करें कि मोटिवेटेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड आपको एक ही चीज़ कर सकता है, वो है आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट कैसे? अगर आपका रिजल्ट मानो कि पहले आपके आते हैं 100 में से कितने माने, चलो 60। अब आप अगला टेस्ट दे रहे हो, उसमें आ रहे हैं आपके 100 में से 70, तो हाँ आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। अब आपके आते हैं 100 में से 75 और बढ़ेगा, 100 में से 80 और 100 में से 90 और भयंकर 100 में से 100। गजब का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लेवल अपने पीक पे। तो मोटिवेशन के लिए तुम कोई उसके चक्कर में मत रहो कि कोई किसी की वीडियो देखोगे, कुछ देखोगे कि मेहनत करो, ये करो, वो करो। अच्छी बात है, करो, बट मोटिवेशन एक ही चीज़ दे सकता है, तुम्हारा खुद का रिजल्ट। सबने गेम बना रखे हैं अपने, वीडियो बना के मोटिवेशनल, कुछ नहीं होता। मेन मोटिवेशन रहेगा लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट। सर ये क्या बात हुई, मैं बताता हूँ बेटा। आज से पहले आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी ना, हाँ या ना? देखी है ना? तो
मोटिवेशनल वीडियो तो आप देख ही रहे हो, कितने मोटिवेटेड हो उससे, अभी तक हो गया मोटिवेटेड। तुमने वीडियो देखी रात में, रात रात तक होगा मोटिवेशन लेवल, सोचा होगा सुबह से गेम पलटेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, फिर से वही सीन। तो मोटिवेशनल वीडियो देखने से ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे रहता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चाहिए तो वो क्या रहता है, अपने मम्मी पापा को याद करो कि भाई उनके लिए पढ़ रहे हैं, वो इतना पैसा लगा रहे हैं, है ना। हर कोई किसी के ऊपर पैसा खर्च करता है क्या, बताओ। मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो हमको उनको रिजल्ट देना है, ठीक है। और रिजल्ट जैसे जैसे ऐसे इंप्रूव होते रहेगा, आपके रिजल्ट का ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा, मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा। अगर मैं मोटिवेशन बोलूँ, है ना, तो आपकी लैंग्वेज में तो ये रहेगा मोटिवेशन, क्या बोलोगे, मोटिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिजल्ट। रिजल्ट सॉरी मोटिवेशन, इस पे ना रिजल्ट हाई मोटिवेशनल हाई, मोटिवेशन हाई रिजल्ट डाउन मोटिवेशन डाउन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए ना, सिंपल यही है। और इसी को मानो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और भी फितूर है ना कि वीडियो देख लेंगे, ये देख लेंगे, गाना सुन लेंगे, आरंभ है प्रचंड, कुछ नहीं है। जो भी है रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा है तो मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिजल्ट खराब तो कितनी वीडियो देख लो, कितना कॉन्फिडेंस रख लो, कुछ नहीं होगा। रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोटिवेशन, और वो तुम्हारा खुद का रिजल्ट है, ठीक है। देखो रिजल्ट से रिलेटेड एक और बात मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे आज कुछ मार्क्स आते हैं, आज अच्छे आ गए, तुम्हारा ग्राफ बढ़ गया, कल फिर खराब आए, फिर खराब आए, फिर एक अच्छे आ गए, फिर खराब आए, फिर अच्छे आ गए, फिर खराब आए, फिर अच्छे आ गए, तो ये तुम ये मत सोचो कि भाई हम तो बिल्कुल ग्राफ हमारा चल रहा है सही, ये तो तीर तुक्का चल रहा है गुरु। स्टडी जो चलती है ना वो ऐसे चलती है, ऐसे ग्राफ ऐसे, और पढ़ा अच्छा रिजल्ट आया और ऐसे, हाँ कभी हो जाए फिर ऐसे। अभी बिल्कुल ही जिगजैग 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 ग्राफ बन रहा है, फिर तो तुक्का चल रहा है तुम्हारा। ग्राफ हमेशा कैसे होना चाहिए, अपवर्ड, ऐसे, तो कोई बात बने। अगर तुम्हारे से जिगजैग है तो तुम डेंजर में हो, तीर तुक्के से आ रहे हैं मार्क्स, वर्क करो, ठीक है। 6 पॉइंट इज गिफ्ट फॉर यू। अब आप ये पूरी वीडियो देख के लास्ट तक आए हो तो एक गिफ्ट तो बनता है ना आपके लिए, है ना। तो बेटा आपके लिए गिफ्ट ये है कि हमने 2011 से लेके 2023 तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, हर एक चैप्टर की, जैसे मैं बोलूँ अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उसकी हमने एक अलग से शीट बना रखी है, ठीक है, जिसके अंदर 118 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे दूसरा आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमने एक शीट बनाई है अलग से, और उसमें कितने क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में 2011 से लेकर 2023 तक आए हैं। सिमिलरली आपके लिए साइंस में भी बनाई है हमने। साइंस में भी क्या है, पहला चैप्टर है जैसे केमिकल इक्वेशंस वाला, उसकी शीट है, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी भी शीट बनाई है जिसमें 100+ क्वेश्चन है। मतलब हर एक चैप्टर में, साइंस और मैथ्स की ओनली, है ना, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी हमने सेपरेट चैप्टर वाइज शीट बना रखी हैं, जो आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो और आज ही आप वीडियो के थ्रू जाके हमको वो करते हो मैसेज, ठीक है, कि हम वीडियो में देखा था उसके लिए, तो हम आपको ना व्हाट्सअप कर देंगे जो PDFs हैं, वो फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है, मतलब अभी आपके लिए फ्री है। आपको जो व्हाट्सअप पे मैसेज करना है ना वो इस नंबर पे करना है 7668305 ठीक है, 7668305 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको वो PDFs भेज देंगे, ठीक है बेटा। और दबा के पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट लाओ, और जिस दिन आपके 95+ आप स्कोर कर दो ना, तो इस वीडियो पे आके कमेंट कर देना, क्या कमेंट करोगे, डन, ठीक है। इतना इनफ रहेगा मेरे लिए, और आपसे ज़्यादा मेरे को इंतज़ार रहेगा कि आप कब इस जर्नी को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट की गुड न्यूज़ मुझे दो, ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं, ये देखा आपने, अगर आपको समझ आया हो, आपको लगा हो कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है इसने, आपकी इस जर्नी में कुछ हेल्पफुल रहेगा ये 10th की में, आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके जाना अपनी फीडबैक जो भी आपका रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।